बिग बॉस के घर में वैसे ही जो रिश्ते हैं वो अजीबोगरीब हैं। वहाँ पर अगर रिश्तों में आग लगाने पहुंच जाए शेखर सुमन, तो आप सोच सकते हैं कि वो एपिसोड कैसा रहा होगा। मैंने आज वापस देखा चूंकि मुझे आपसे मिलना था। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ, ये बहुत गलत आरोप आपने मुझे भी लगाया है। मैं आग लगाने नहीं, मैं आग बुझाने, वहाँ मैं दमकल का काम कर रहा हूँ, मैं फायर इंजन हूँ। बड़े प्यार से पर मैं उनको समझाता हूँ, जरा बताता हूँ कि कहाँ वो गलत कर रहे हैं। और कोई अगर ये सोच के कि मेरी बात जो है, मेरा मैनिपुलेशन है, मेरी स्ट्रैटेजीज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और मैं अंदर से कुछ कर रहा हूँ, तो ये उनकी गलतफहमी। मैं उनको तंजिया तौर पे ये बता देता हूं कि जो है, जैसे अर्चना को मैं कहता हूं कि इतनी खूबसूरत आवाज आप कहां से लाएं। तो मैं कभी किसी का तिरस्कार, किसी को अपमानित नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि रूड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनको घुमा फिरा के अगर बात समझा सकें, वो कड़वी दवाई जो शहद के साथ खिला सकें, तो क्यों नहीं। तो आग लगाने का काम तो ये लोग बेचारे खुद ही कर लेते हैं, एक दूसरे को आग लगा के भस्म भी हो जाते हैं, फिर उस आग में चिंगारी ढूंढते हैं, कुछ बचा है नहीं। मार कुटाई, गाली गलौज, ये माइंड गेम्स, ये स्ट्रैटेजीज, ये सब चलता रहता है। हम तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं, एक दूर से बैठ के हम एक तमाशा देख रहे हैं। और तमाशा देखने के बाद मुझे लगता है कि मानवीय पक्ष लेते हैं, जहां मुझे ऐसा लगता है अपने तरीके से, अपने भाषा, अपनी ज़बान, अपनी मानसिकता के साथ अगर मैं उसको बता सकूं और लोगों तक पहुंचा सकूं और एक सेतु बन जाऊं दर्शकों और कंटेस्टेंट्स के बीच में, तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो ये शो जब मुझे आया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जहां सलमान खान है तो अपने आप में ही मुकम्मल दुनिया है, उसमें मैं एक छोटा सा शहर है, गांव भी नहीं बन सकता, एक सड़क भी नहीं बन सकता, तो मैं वहां करूंगा तो क्या करूंगा। और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका एक लगाव और जुड़ाव इस शो से इतने वक्त तक रहा है कि वो ऑडियंस बुरा मान जाती है कि भाई आप हटिए इस फ्रेम से, आप क्या कर रहे हैं। नहीं हटिए, मुझे सिर्फ सलमान खान को देखना है। तो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर था कि अगर आप वहां पहुंच जाते हैं किसी के महकमे में, किसी के मंच पर मुझे लगा वो चुनौती भी थी। अगर मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक हल्का सा फ्लेवर ऐड किया जा सके और मैं इसमें थोड़ा सा भी, इतना सा भी इजाफा कर दूं। नहीं, आप बहुत ज्यादा कामयाब हो गए हैं। नहीं, ऐसा ठीक है। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। लोग पूछते हैं कि भाई, घर में पूछते इतना क्यों घुसते हो उसके अंदर भाई, दिन रात अब उस पर देख रहे हो, लिख रहे हो कुछ बात। मैंने कहा काम करे तो आदमी 100%, वरना ना करे। कोई बीच में कितनी अच्छी बात है। मतलब इनको भी इतना एक्सपीरियंस है आपको, उसके बावजूद आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये सीखने वाली बात है। ये मैं लोगों को बार बार बताता हूं कि बिहाइंड every effortless performance there is a lot of effort that goes behind it। एक बहुत ज्यादा मेहनत जो दिखाई न दे और सामने वो सफाई के साथ आप कर सकें, यही तो विधा है। लेकिन मेहनत से आप कभी परहेज नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं मेहनत किए बगैर मैं कोई शो बहुत अच्छा कर लूंगा, वो नहीं हो सकता। आपको अपना रिसर्च करना होगा, आपको होमवर्क करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आपको उससे जुड़ना होगा। तो जब बिग बॉस मुझे आया तो मुझे लगा कि अब ये मेरा आधिपत्य है और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा हक बनता है कि मैं इसे, और हक क्या, ये फर्ज भी है कि मैं उसे पूरी तरीके से देखूं और समझूं कि क्यों मुझे लाया गया, ये कौन लोग हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, बिग बॉस का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। और हर किसी की एक पर्सनालिटी है। जैसा कि आपने कहा कि मैं उनसे बात भी कर रहा था और मैं उनकी खामियां जो भी है मैं उनसे, यू वर हाईलाइटिंग एवरीथिंग। लेकिन एक बहुत थिन लाइन होता है किसी को बेइज्जत करने में और किसी को बड़े प्यार से, हम जैसे फैमिली में कितनी बातें कह जाते हैं। सो दैट वे यू वर इंटरेक्ट। जी मुझे ऐसा लगता है कि जो तंज है ना, एक बहुत बड़ा हथियार है। और तंज में आप प्यार से, तंजिया तरीके से, सरकाज़म के साथ, लेकिन थोड़ा विट के साथ अगर आप कह दें तो बात भी पूरी हो जाती है। जिसके बारे में ये बात कही जा रही है उसे भी बुरा नहीं लगता और उसको बात समझ में भी आ जाती है। तो वो रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया जाए। भाई तिरस्कार करना, अपमान करना, ये तो बहुत आसान सी बात है। मैं 4 अपशब्द आपके बारे में बोल दूंगा, चेहरे के बारे में बोलना, कद के बारे में बोलना, रंग के बारे में बोलना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बोलना, ये सब मुझे ऐसा लगता है गंवारपन की निशानी है। अगर आप पढ़े लिखे तबके से आते तो मुझे ऐसा लगा कि इस शो को एक साहित्यिक तरीके से, एक पोएटिक तरीके से करना चाहिए। हालांकि ये भी कभी कभी प्रेशर आ जाता है कि थोड़ा सा इन लोग साहित्य नहीं समझते हैं, तो लोग भी हैं जो कम समझते हैं, उसको थोड़ा कहीं मध्यस्थ, कहीं मध्य में रखिए। तो वो भी हमारी कोशिश है कि थोड़ा सा उसको उसी रास्ते चलाया जाए। पर मुझे करने में बड़ा ये शो जो है मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने जब नज़दीक से उन बारीकियों को देखा, जो मैं पहले बहुत दूर से देखता था तो मुझे
चलिए एक शो है, लड़ रहे हैं, चले अरे ये लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं हर वक्त, तो अभी शो को क्या देखना लगता है इसमें भी। लेकिन क्यों लोग झगड़ रहे हैं, क्या वजहें हैं, कैसी दोस्ती हो रही है, ये प्यार जो हो रहा है दिखावा है, हकीकत है, क्या है? अगर प्यार अगर दिखावा है तो क्या ये होना चाहिए? तो हम बहुत नैतिक सवालों को ऊपर करने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, और गेम में जहाँ की तथ्य ये है, आधार ये है कि साम दाम दंड भेद से आप कैसे भी आगे बढ़ें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए जो 16 कंटेस्टेंट्स हैं जिसमें 2 बाहर हो चुके हैं। आपके फेवरेट कौन है? मेरी फेवरेट तो अभी तक प्रियंका है। इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत है, बल्कि इसलिए भी कि वो खूबसूरत हैं, और मतलब इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड ब्यूटी। मैंने वो अपने आप को जिस तरह से पेश करती हैं, और जो जिस तरह से उनका एक सेंस ऑफ परसिवियरेंस है और रेजिलियंस है, और जैसे संयम भी है दिखाती हैं, एग्रेशन भी दिखाती हैं, डिफेंड भी करती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है उनमें। मेरे ख्याल से वो बहुत फ्रंट रनर रहने वाली हैं। उसके साथ शालीन गौतम भी है। निमृत आई थी शुरू में तो कैप्टनसी में उसने बहुत जलवा दिखाया था, बाद में थोड़ी सी वो कंफ्यूज हो गई कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, इसके साथ भी रह लेती हूँ, उसके हाँ उसके साथ भी रह लूं। फिर शालीन का ये था कि मैं सुंबुल की तरफ जाऊं, इसके साथ भी रहता हूं, मैं थोड़ा टीना की तरफ भी हो जाता हूं। उधर सौंदर्या जो है गौतम के साथ है, इधर साजिद जो है वो अब्दू के साथ लगे। शिव अलग लगा है कि मैं तो विनर, अगड़म बगड़म अनाप शनाप, ये वाली जो बात आपने कही ना, ये वो है। हाँ, जोड़ियां दिख गई। हाँ, वो सब जो है वो इट्स अ मिश मैश। मुझे वो पहले भी कह रहा था कि मिक्सर ग्राइंडर पे अगर चीज़ों को, धनिया को भी, जीरा को भी, इसको भी, उसको भी, काजू बादाम सब लास्ट में मिक्स हो जाती है तो पता ही नहीं चलता है कौन कहाँ गया। ऐसा कुछ हो जाता है। उसमें अपने व्यक्तित्व को जो बाहर ला सके, जो निखार सके, वही विनर है। एक छोटा सा सवाल फाइनली करूंगी। आपने साहित्य की बात की, आपने एक जो आजकल हर जगह देखने को मिल रहा है कि इंडियनाइज करना, वो इंडियनाइज करने की बात फिल्मों में भी हो रही है, टीवी में भी हो रहा है, अब मुझे बिग बॉस में भी नजर आ रहा है कि यहाँ एक देखिए बिग बॉस में इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि आप हिंदी में बोले। हाँ, इसीलिए हिंदी में बोले, हिंदी में बोलना अनिवार्य है। हमारी मातृभाषा, जब तक वी डोंट टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट दिस इज माय मदर टंग और हमें इसमें बोलना चाहिए, तब तक आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। आप दूसरों की जबान जानिए पर इस्तेमाल मातृभाषा कीजिए, और ख़ास तौर पे ऐसे शो में जहां इस बात पे तवज्जो दी जाती है कि इसी पे बात करनी है, तो वो इंडियननेस, बी इंडियन, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला जो कुछ अब बिग बॉस में देखिए अलग अलग कैप्टन बदलते थे, तो मैंने एक बात सीखा है कि भले इनके कैप्टन बदलते रहे, लेकिन जब मैं घर आता हूँ मेरे घर में एक ही कैप्टन है, वो और वो कैप्टन, उसकी बात सुननी पड़ती है। तो झाड़ू, कटका, पोछा, बर्तन धोना, बाथरूम साफ करना, ये सब काम मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाता हूँ। इस वजह से मैं बिग बॉस का कंटेस्टेंट बन सकता हूं, जो कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने जीवन के जिस स्थान पे मैं आ गया हूं, आई कैन ओनली लीड, आई कैन नॉट फॉलो, आई कैन नेवर बी पार्ट ऑफ द क्राउड। मैं भीड़ में शामिल नहीं हो सकता, मैं गूंज नहीं बन सकता, सिर्फ एक आवाज ही रह सकता हूं। इसलिए मैं जहां पर हूं मुझे बस वहीं रहने दीजिए। शेखर सुमन, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।